ये सिचुएशन। जो करना है करो। वही मैं उससे जुड़ा हुआ एक मैटर और ले रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि चाइना जहां टनल बना रहा है हमारे एरिया में, इतना मजबूत स्थिति में पहुंचा है, वही मैं पूर्वी लद्दाख ले जाऊं। पूर्वी लद्दाख की एक नदी है श्योक नदी, उसमें हमारे सैनिक अभ्यास कर रहे थे और उस अभ्यास के दौरान हमारे 5 जवानों का बलिदान हो गया। पूरे जवान डूब गए। 6 घंटे तक वो संघर्ष करते रहे लद्दाख में और 6 घंटे तक उनको कोई मदद नहीं मिली। और ये हादसा हुआ है 19-20 जून की रात को हुआ है। आर्मी जवान का एक टैंक है T-72, उस पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे और ये सैन्य अभ्यास 13,000 फीट की ऊंचाई पर हो रहा था। नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और जिसके बाद 5 जवान टैंक के ऊपर जो थे वो फंस गए। 6 घंटे तक वो टैंक के ऊपर पे बने रहे। उनको बचाने के प्रयास कहते हैं हो रहे थे, लेकिन वो नहीं बचाए जा सके। 6 घंटे तक हम अपने जवानों को नदी में डूबने तक से नहीं बचा पा रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना हमारे इलाके में मिलिट्री बेस और टैंक टनल बना रहा है और फिर भी हम दावे कर रहे हैं हम विश्व गुरु हैं और इतने मजबूत है। ये तो अजीब सी स्थिति लग रही है। हाँ, ये देखिए, इस इंसिडेंट पे मुझे पता नहीं कौन सी यूनिट है। ये जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज है कि ये उसी चीज की इमेज है? क्योंकि इस टैंक में टैंक ट्रॉल्स हैं, इस पे ये ओरिजिनल फोटो है, एक्स पे फोटो डाला गया था इसका। अच्छा, तो अगर ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज नहीं है और एक्चुअल इमेज है, तो इसमें आप देखिए, इस पे टैंक ट्रॉल्स लगे हुए हैं। इस पे ये बेसिकली माइंस निकालते हैं। तो अगर टैंक ट्रॉल्स हैं तो ये आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के टैंक्स होंगे, क्योंकि वही टैंक ट्रॉल्स रखते हैं। देखिए, और अगर ये आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के हैं तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि इंजीनियर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्मी में वाटरमैनशिप। ये कॉम्बैट इंजीनियर्स का जॉब है पूरी आर्मी को एक नदी से पार कराने की। ब्रिजेस सारे इंजीनियर्स बनाते हैं। तो अगर ये एक टैंक ट्रॉल है, मुझे जो दिख रहा है, और अगर ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज नहीं है और अगर ये एक आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट से है, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि इंजीनियर्स के पास आउटबोर्ड मोटर्स होती हैं। ठीक है, तो जो ब्रिजेस बनाते हैं ना, जो इंजीनियर्स जो ब्रिजेस बनाते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। बेली ब्रिजेस होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। एक दूसरा भी कैटेगरी होता है ब्रिज का। उस ब्रिज को अगर आप, वो ऐसा होता है, अगर उस ब्रिज में बस उसकी एक चीज होती है, उसके 10-15 बना के एक ब्रिज बन जाता है। उसमें अगर आप एक आउटबोर्ड मोटर डाल दें तो वो एक मोटर बोट बन जाती है। तो हम इंजीनियर्स जब भी कार्रवाई करते हैं, जो भी ब्रिज बनाते हैं, तो वो हमेशा उनके पास 1-2 आउटबोर्ड मोटर्स हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेरे को पता नहीं क्या एक्सरसाइज है, ये ब्रिजिंग, ये एक असॉल्ट क्रॉसिंग थी, ब्रिजिंग की कोशिश की जा रही थी, असॉल्ट क्रॉसिंग होगी। तो ये कैसे कर सकते हैं कि आपके पास साथ में आउटबोर्ड मोटरबोट्स नहीं है? इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। तो मुझे लगता है कि ये, मुझे पूरी इंसिडेंट नहीं पता है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पर जितना मैंने यहां देखा है, ये कमांड कंट्रोल फेलियर है। ये बहुत ही बेसिक चीज है। ये आई कांट बिलीव कि इंडियन आर्मी में ऐसा हो रहा है, क्योंकि आर्मी एकदम दस्तूर से जाती है और हर चीज का एक एसओपी होता है, ड्रिल होती है। और एक एक्सरसाइज में ऐसा होना इज वेरी वेरी सैड। इसका मतलब ये है कि कमांड कंट्रोल फेल हो गया। ये बेसिक जो ड्रिल की चीज है कि जब आप रिवर क्रॉसिंग, एक स्पेट में असॉल्ट रिवर क्रॉसिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो दो मोटरबोट्स होनी चाहिए, बेसिकली द इंजीनियर असॉल्ट थिंग विद द थिंग। और अगर रिवर का बहाव इतना है कि उसमें आउटबोर्ड मोटर्स डालना सेफ नहीं है, तो फिर आप रिवर क्रॉसिंग भी नहीं करेंगे। क्योंकि तो मुझे पता नहीं क्या सिचुएशन है। ये असल में ये खबर दबा दी गई। इस खबर को द ट्रिब्यून ने स्पेशली इस खबर को एक्सक्लूसिव किया है और 19-20 जून के रात की घटना को अभी जुलाई में रिपोर्ट किया गया है। उसके एक रिपोर्टर हैं ट्रिब्यून के अंदर अजय बनर्जी, उन्होंने काफी रिसर्च करके इसमें उन्होंने बताया कि रेस्क्यू टीम भी खत्म होने वाली थी, रेस्क्यू टीम भी जा रही थी, वो बच गई।
तो इसका मतलब यह है कि भाव बहुत स्ट्रांग था। अगर भाव इतना स्ट्रांग था तो फिर ये अटेम्प्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी का पानी जो है बढ़ रहा था। ये बहुत ही स्ट्रेंज काइंड ऑफ थिंग है। मुझे लगता है कि शायद आर्मी को थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन उसमें ना, अगर आप राजस्थान में जाएं तो वहां बड़ी कनाल हैं, स्पेशली जो इंदिरा गांधी कनाल है, उसमें बहुत बार डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं टैंक्स की जाने की। तो वो जनरल साहब को दिखाने के लिए वो कर देते हैं, बड़े बड़े अच्छी तरह से कर देते हैं। मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं एक करियरिज्म आ गया है, और एक्चुअल ऑपरेशंस में जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो कहीं चला गया। आई डोंट नो, क्योंकि ये इसमें मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा, इसमें 100% दोष इस इशू में 100% दोष कमांडर्स का है, और एक बहुत सीरियस लैप्स है। प्रॉब्लम ये है कि ये हम बार बार देख रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में कि ये हो रहा है। इसका मतलब कि जो आर्मी में जो वैल्यू सिस्टम्स थे और जो कमांड कंट्रोल सिस्टम्स थे वो वीकन हो रहे हैं क्या, तो ये हमें पता नहीं। और ये जब तक इस पे एक पब्लिक डिस्कशन नहीं होगा ये बाहर नहीं आएंगे। इसलिए ऐसी चीजों में जबरदस्त डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को समझ आए कि क्या हो रहा है। तो इस पे टीवी डिबेट्स होने चाहिए जिसमें इंजीनियर्स का कोई आएगा, आर्मर्ड कोर का कोई आएगा, कोई ब्रिगेड कमांडर आएंगे जिन्होंने ये क्रॉसिंग्स की हो, और फिर जो उसके टेक्निकल पॉइंट्स है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक पब्लिक को पता नहीं चलेगा, जब तक पब्लिक को पता नहीं चलेगा प्रेशर नहीं आएगा, और जब तक प्रेशर नहीं आएगा ये सब होता रहेगा। तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अभी रूस के दौरे पे हैं, और रूस और चीन की दोस्ती लगातार बढ़ रही है बहुत ज्यादा। और ऐसे समय में जब अमेरिका में नाटो समिट चल रहा है, इधर प्रधानमंत्री मोदी रूस के यात्रा पे गए हैं, और आपको शायद ध्यान हो कि अभी कुछ दिन पहले कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन हुआ था, उसमें पीएम नहीं गए थे, उन्होंने एस जयशंकर विदेश मंत्री को भेजा था। तो रूस से प्रधानमंत्री के दौरे में क्या आपको लग रहा है कि भारत को क्या मिलने जा रहा है, क्या पॉजिटिव कुछ होने जा रहा है? और ऐसे में जब चीन रूस के बहुत ज्यादा करीब है और भारत का जमीन भी चीन कब्जा करता जा रहा है, तो भारत को क्या इसमें कोई रूस मध्यस्थता करने की स्थिति में आ सकता है? हालांकि भारत के प्रधानमंत्री तो स्वीकारते ही नहीं कि चीन आया। जी हाँ, तो भारत के प्रधानमंत्री स्वीकारते नहीं। भारत के विदेश मंत्री कहते हैं 13 अप्रैल को कि हमारी किसी टेरिटरी पर चीन का कब्जा नहीं है, तो मध्यस्थता करने का क्या आवश्यकता है? और देखिए, जहां तक चाइना की सिचुएशन है, उनको क्या मध्यस्थता की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी 1959 की क्लेम लाइन तो पा ली है। अभी जो क्लेम लाइन उन्होंने पा ली है उसको वो हार्डन कर रहे हैं, अपने डिफेंसेस हार्डन कर रहे हैं। तो हम अभी उसको ले नहीं सकते, ठीक है। अगर हम कुछ करेंगे तो बहुत कॉस्टली होगा, बड़ा इन लाइफ्स बड़ा एक्सपेंसिव होगा। तो ये बहुत क्लियर हमने बना दिए बफर जोन। तो अभी बेसिकली क्या हुआ है कि जो 1959 की क्लेम लाइन है चाइना की, वो और शिफ्ट हो गई है हमारे अंदर, क्योंकि बफर जोन बन गए। हम कहते हैं ये बफर जोन टेम्पररी है। हम कहते हैं कि भैया देखिए, स्टेटस को एंटे 2020 अप्रैल से पहले का जो स्टेटस को एंटे है वो होना चाहिए। चाइना कहता है भाड़ में आपका स्टेटस को एंटे, मैं अपने डिफेंसेस हार्डन कर रहा हूं। तो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ होगा, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, आई डोंट नो, मैंने कहीं पढ़ा था कि इलेक्शन से पहले मोदी जी हाथ जोड़ के गए थे पुतिन के पास, कि बोले थे भैया चाइना को बोल दो कि इलेक्शन तक हमारे साथ कुछ ना करें। अच्छा। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था किसी बहुत ही विश्वसनीय जर्नल में, मैं भूल गया हूं किसका है, शायद ब्रह्मचलनी का होगा या किसी का होगा। मैंने जो एक रिपोर्ट है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एक एसोसिएट फेलो हैं स्वास्थ्य राव, उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि रूस और चीन के गहराते रिश्ते भारत को असहज कर रहा है। जो आप कह रहे हैं वो बात वो कह रही हैं। ये ऐसा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त आपके दुश्मन के साथ रोमांस कर रहा है। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए पीएम मोदी रूस गए हैं पुतिन से मिलने।
देखिए, दो तीन चीजें। एक तो आपका, अगर आप कह रहे हैं कि चाइना आपका सबसे बड़ा एनिमी है, आप तो कह रहे हैं कि कोई आया नहीं, मेरे मेरे दुश्मन ने मुझे मारा नहीं, तो फिर एनिमी, तो फिर शत्रुता की बात कहां? अगर आप कह रहे हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, आप तो कह रहे हैं शत्रु ने मेरे साथ तो कुछ किया ही नहीं मेरा उसने कुछ किया ही नहीं, मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो शत्रुता रही नहीं, नंबर वन। नंबर टू, आपका जो सबसे प्रिय मित्र है, आपने पब्लिक में, बाकी पब्लिक के सामने उसको डांट दिया, बोला कि तुम इसराइल में, यूक्रेन में क्यों गए थे? एक G20 की मीटिंग थी कुछ साल पहले, पिछले साल की, उसमें मोदी जी कह रहे हैं पुतिन को कि ये बहुत गलत बात है, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। तो आप एक अपने दुश्मन को कहते हो कि दुश्मन, दुनिया को बोलते हो कि मेरे दुश्मन ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। दूसरा, जो अपना दोस्त है, आप उसको सार्वजनिक रूप से डांटते हो, उसके एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, उसकी दुखती रग पे, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका एग्जिस्टेंशियल पॉइंट है, जो उस पे आप उसको डांटते हो, उसको सपोर्ट नहीं करते पब्लिक में, और फिर आप ये उम्मीद रखते हो कि वो दोस्त आपके साथ ही रहेगा। कौन दोस्त ऐसा करेगा? आपने तो उस दोस्त की पीठ में छुरा फोक दिया ना, एक उससे, एक लिहाज से। मोदी ने पुतिन की पीठ पे छुरा फोक दिया जब उसको डांटा कि तुम यूक्रेन में क्यों गए। आजकल अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स में आजकल ऐसी चीजें नहीं होती। अरे भैया मोदी जी, क्या आपको पता है कि रूस के लिए एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम थी? ये वैसी ही बात है अगर रूस जाकर क्यूबा में बैठ जाता, अगर रूस जाकर क्यूबा, और रादर क्यूबा को वार्सो पैक्ट में डाल दिया जाता सोवियत संघ के टाइम पे, अगर छोटी सी मिसाइल सोवियत संघ ने क्यूबा में डाल दी, कितना बड़ा मिसाइल क्राइसिस हो गया था 1962 में, कितना बड़ा क्राइसिस हो गया था। सेम बात है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता है, और दूसरी बात, जो रशियन लोग यूक्रेन में हैं, उनको यूक्रेन मार रहा है। और यूक्रेन हमारा जैसा तो है नहीं कि अपने लोग, अपने जब हिंदू मारे गए वो उसको कुछ करेगा नहीं, जब उसके लोग मारे जाते हैं वो एक्शन लेता है। तो वो अपने लोगों को बचा रहा है, नंबर वन। और नंबर टू, वो चाहता है कि यूक्रेन नेटो में ना जाए। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो नेटो का बाउंड्री एकदम रशिया के साथ हो जाएगा। ये वैसी ही बात है अगर वार्सो पैक्ट की बाउंड्री यूएस के साथ हो जाती। ऐसी सिचुएशन में आपने रूस को पब्लिकली डांट दिया। मुझे तो ये अगर मैं पुतिन की जगह होता तो मैं आपको रिसीव नहीं करता, मैं बोलता तुम आओ ही मत। ये उनका हालांकि आप ये समझिए कि चीन के राष्ट्रपति को रिसीव करने पुतिन गए, प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने पुतिन नहीं गए, अपने अधिकारियों को भेज। और अच्छा किया, क्योंकि आपने मोदी ने उनको पीठ पर छुरा फोका। अरे रिसीव नहीं किया, पर मोदी को थोड़ा बॉलीवुड चटाक तो दिखा दिया ना। वो एक वीडियो भी चल रहा था नाच का, एक अश्लील डांस मोदी के सामने हो रहा है, मोदी बड़े खुश। इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया जानती है कि मोदी को अश्लील चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, और सबसे घटिया अश्लील चीजें। मतलब आप एक रात को एक कमरों में कुछ करें, वो बात अलग है, पर एक घटिया बॉलीवुड डांस जिसमें वो पेल्विक थ्रस्ट हो रहे हैं, वो किया जा रहा है घाघरा चोली पहन के एक रशियन औरत के द्वारा। क्यों? क्योंकि आपने G20 में यही किया। G20 में जब आपने हमारे शिवलिंग लिए थे और उनको फवारा बना दिया था, आपने हिंदू लड़कियों को एक अश्लील डांस करने में मजबूर कर दिया था, क्योंकि आप अश्लीलता से, और एक घटिया अश्लीलता, ये घटिया अश्लीलता है, इस घटिया अश्लीलता से दूर आप सोच ही नहीं सकते। ये नौटंकी, एक जैसे भांड जैसी मेंटालिटी है, और ये पब्लिक पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी के लिए बस ये करा दो, मोदी जी के लिए वो करा दिया उन्होंने। एक चीज और मैं आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इस समय अमेरिका में नाटो का समिट चल रहा है, तो और रूस को अलग थलग करने का प्रयास वो चल रहा है, इसमें भारत अभी गया है। तो नाटो समिट से क्या लग रहा है आपको कि अमेरिका का इलेक्शन भी आने वाला है और जो बाइडेन पे दबाव भी पड़ रहा है, वो पहले उसमें बहस में जो है ट्रंप से हार गए हैं, तो नाटो समिट से कुछ निकलने जा रहा है या ऐसे ही है? देखिए, बात ऐसी है कि जहां तक बाइडेन का सवाल है, पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी अभी कह रही है कि आप अपना नाम वापस ले लो। न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने ये कह दिया कि अपना नाम वापस ले लो। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप सोच सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो एक्सट्रीम डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी को फेवर करते हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनी को अपने एडिटोरियल में बोलने की अपना नॉमिनेशन वापस ले लो, किया है उन्होंने अपने एडिटोरियल में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। बाइडेन का क्या रिस्पॉन्स था?
I will remain the candidate in the 2020 election. बाइडेन साहब समझ रहे हैं कि 2020 का इलेक्शन चल रहा है, उनको अभी तक ये पता नहीं चला कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है। मतलब अमेरिका भी सही बात है, और एक बड़ी खराब पोजीशन में फंसा हुआ, उसके राष्ट्रपति सचमुच उपहास के पात्र हैं। एक इस पे मैं लास्ट एक ले लेता हूं, फिर मैं लोगों का क्वेश्चन लेता हूं। जो ग्लोबल टाइम्स है चीन का, उसने भारत पे एक तंज कस दिया है और उसने कहा है कि मोदी के रूस दौरे को पश्चिमी देशों की ओर से हैरत भरे कदम के रूप में नहीं देखना चाहिए। अमेरिका के हाथ की कठपुतली बनने के बजाय भारत अपनी विदेश नीति थोड़ा अपना रहा है, यानी भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथ की कठपुतली है, ये भी वो टॉन्ट कर रहा है। भारत तो है अमेरिका के हाथ की कठपुतली, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो रूस और चाइना का जो अलायंस बन रही है, भारत को उस डायरेक्शन में जाना चाहिए और भारत को चाइना के साथ, क्योंकि अभी ये क्लियर है कि हमारी इंटरेस्ट नहीं है हमारा अपना क्लेम लाइन लेने का। भारत को मेरे हिसाब से चाइना के साथ समझौता कर लेना चाहिए और जो भी 1959 की क्लेम लाइन है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना देना चाहिए।